प्यारे बच्चों, ये वीडियो कक्षा 10वीं के लिए है, जो कि आपके बोर्ड एग्जामों में एक हिंदी में एक गद्यांश पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। जो कि 20 नंबर का होता है, 2 गद्यांश पूछे जाते हैं, है ना। 10-10 नंबर करके होता है और बड़े ही आप आसानी से उन दोनों गद्यांशों को आप हल कर सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको गद्यांश को अच्छे तरीके से एकाग्रता के साथ पहले पढ़ना है, समझना है, हर एक चीज़ों को अच्छे तरीके से आपको समझना है ना। और उसमें नीचे दिए गए 5 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर करके होता है ना। तो बड़े ही आसानी से आप उन प्रश्नों को भी हल कर लेंगे यदि आप गद्यांश को अच्छे तरीके से, है ना, यदि पढ़ लिए तो बिल्कुल ही आसान भाषाओं में आप सभी प्रश्नों का आंसर भी दे सकते हैं। और परीक्षा में 20 नंबर ये आप काफ़ी आसानी से आप उठा सकते हैं, ठीक है। तो 20 नंबर बहुत ही बड़ा मायने रखता है एग्ज़ाम में ला पाना, है ना। यहाँ एक एक नंबर का बहुत बड़ा वैल्यू होता है, ठीक है। तो 20 नंबर आपके हाथों में है और बड़ा ही आसानी से आप 20 नंबर आप हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको वही बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि कैसे आप गद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़कर समझकर, और जो आपके सामने प्रश्न होता है 5, है ना, उन 5 प्रश्नों का आंसर आप सटीक वो सरल भाषाओं में आप दे सकते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए इस वीडियो में 2 गद्यांश लेके आया हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं उन गद्यांशों को अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा कि आप भी परीक्षा में कैसे, यदि अगर आपके परीक्षा में गद्यांश आए, है ना, तो आप भी परीक्षा में किस प्रकार से आप उसको हल कर पाओ, है ना, उसका हम इस वीडियो में हम सारी चीज़ें बताने वाले हैं, है ना। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, सारी चीज़ों को समझिए, है ना। तो चलिए, और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए, जैसा कि आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है ना, कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें, है ना। आपके सामने नीचे जो है एक गद्यांश लिखा हुआ है, बस आपका काम है उनको पढ़ करके, और नीचे कुछ प्रश्न भी हैं, है ना, और उनका भी उत्तर आपको देना है, ठीक है। आगे कहता है कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, ठीक है ना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 5 प्रश्न है, 2-2 नंबर करके है, और तो 5 दूना कितना हो गया 10, ठीक है। तो देखिए, गद्यांश शुरू होता है, कहा जा रहा है कि एक गुरुकुल था, ठीक है ना। एक गुरुकुल था जो कि विशाल और प्रख्यात था, ठीक है ना। बड़े ही विशाल था, बहुत ही बड़ा था, है ना, और प्रख्यात था, यानी कि उस गुरुकुल का, है ना, बहुत दूर दूर तक लोग जानते थे, है ना। चलिए, तो कहने का अर्थ वही है कि विशाल था और प्रख्यात था, ठीक है। आगे कहता है कि उसके आचार्य भी बहुत विद्वान थे, ठीक है। यानी वहाँ उस गुरुकुल में पढ़ाने वाले जो आचार्य थे, यानी जो गुरुजी थे, वो भी बहुत विद्वान थे, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रहा होगा आपको, सारी चीज़ें आप ध्यानपूर्वक से समझते चलें अभी, है ना। देखिए, आगे कहता है कि एक दिन क्या हुआ कि आचार्य ने सभी छात्रों को आंगन में एकत्रित किया, ठीक है ना, यानी कि एक जगह बुलाए जमा करके, ठीक है ना। सभी विद्यार्थियों को, जितने भी उस गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्र थे, है ना, सभी छात्रों को क्या किया, आंगन में बुलाए, ठीक है ना। जो गुरुकुल का आंगन था उस आंगन में बुलाए, ठीक है। चलिए, अब देखिए आगे क्या होता है। और उनके सामने एक समस्या रखी। समस्या कौन रखी? ये हमारे आचार्य जी, है ना। सभी विद्यार्थियों के बीच में एक समस्या रखी। क्या थी समस्या? कि उन्हें अपनी कन्या के विवाह के लिए धन की आवश्यकता है, ठीक है ना। जैसे कि ये आचार्य जी कहे कि हमारी कन्या का विवाह है, जिसमें कुछ धन की, है ना, कुछ धन की क्या है, ज़रूरत है, यानी कि आवश्यकता है, ठीक है ना। इसी को लेकर के ये समस्याएं उन छात्रों के बीच में आंगन में बुला करके ये समस्या रखी, ठीक है। देखिए, अब आगे क्या होता है कि कुछ धनी परिवार के बालकों ने अपने घर से धन लाकर देने की बात कही, ठीक है। जब गुरुजी यानी कि आचार्य जी जब ये समस्या रखी कि उनके कन्या के विवाह के लिए कुछ धन की ज़रूरत है, तो जो धनी परिवार से बिलोंग करते थे जो स्टूडेंट, है ना, वो जो है सो क्या किया, धन घर से लाने का फैसला लिया और गुरुजी को कहा कि आप चिंता ना करें, मैं अपने घर से धन ला करके आपको अवश्य दूंगा, ठीक है। देखिए, फिर हुआ क्या, किंतु गुरुजी ने कहा कि इस तरह
तो आपके घर वाले मुझे लालची समझेंगे, है ना। जब ऐसी बात स्टूडेंट के द्वारा कहा जाने लगा, है ना, जो धनी परिवार से बिलोंग करते थे, तब इस बात पर गुरुजी ने कहा कि अगर आप ऐसे करोगे तो आपके घर वाले मुझे क्या समझेंगे, लालची समझेंगे, है ना। तो देखिए फिर आगे क्या होता है। लेकिन फिर गुरु ने, है ना, एक उपाय बताया। अब देखिए गुरुजी कुछ उपाय बताए, ठीक है ना, कि सभी विद्यार्थी चुपचाप अपने अपने घरों से धन ला कर दें, ठीक है ना। अब देखिए गुरुजी एक उपाय बताया कि आप लोग ऐसे धन घर से नहीं लाओगे, आपको करना क्या है कि घर में जाकर चुपचाप से, किसी को बोलना नहीं है, और अपने घर में चुपचाप से क्या करना है, घरों से धन लाकर और क्या करना है, दे देना है, ठीक है। तब देखिए आगे क्या होती है, और मेरी समस्या सुलझ जाएगी। कहने का अर्थ है कि यदि आप इस तरह से धन ला करके दे दोगे तो हमारी जो समस्या है, यानी कि जो कन्या का जो विवाह करना है, वो हमारी समस्याएं क्या होगी, सुलझ जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे आपके सामने क्या लिखा हुआ है, चीज़ें आप ध्यानपूर्वक से समझते रहिए, है ना। इसमें जो भी प्रश्न हैं 5, वो प्रश्न का उत्तर देना कोई कठिन नहीं होता है, बड़ा ही आसान होता है, बस हर एक बातों को आप समझते चलिए। देखिए अब देखिए आगे क्या कहता है कि लेकिन यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, है ना। गुरुजी ने तो कह ही दिया था कि जब आप घर से जब धन लाओगे उस समय आपको चुपचाप से क्या करना है, घर से धन ला करके और दे देना है, ठीक है ना। परंतु ये बात किसी को पता नहीं लगना चाहिए, आपके घर वाले जितने भी सदस्य हैं उनको पता नहीं लगना चाहिए, है ना। चलिए अब देखिए आगे क्या कहता है। सभी छात्र तैयार हो गए। बात क्या था, गुरुजी का आज्ञा का पालन सभी छात्र, है ना, मान लिए, और सभी छात्र जो सो तैयार भी हो गए। चलिए अब देखिए आगे क्या कहता है। इस तरह गुरुजी के पास धन आना शुरू हो गया, है ना। गुरुजी जो धन मांगने की जो अपना समस्या रखे थे सभी स्टूडेंट के बीच, तो अब एक एक करके, है ना, सारे स्टूडेंट धन ला करके गुरुजी को देना शुरू कर दिया, और इस तरह से धन आना शुरू हो गया। अब देखिए आगे क्या है कि लेकिन एक बालक कुछ नहीं लाया। उनमें से जितने भी स्टूडेंट्स थे उनमें से एक बालक, है ना, कुछ भी नहीं लाया। तब देखिए आगे क्या होता है कि गुरुजी ने उससे पूछा कि क्या उसे गुरु की सेवा नहीं करनी चाहिए, है ना। गुरुजी ने उन बालक से पूछा जो कि कुछ भी नहीं लाया कि क्या उसे, है ना, गुरु की सेवा नहीं करनी चाहिए। तो वो बालक उत्तर क्या देता है, तो उसने उत्तर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है ना, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ कोई देख ना रहा हो, ठीक है। क्योंकि गुरुजी क्या बोले थे कि आप धन लाओगे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, कोई देखे नहीं, आपको चुपके से धन घर से लाना है, ठीक है ना। तो वो बालक जो कुछ भी नहीं लेके आया, वो कहता है कि गुरुजी मैं क्या करूं, आपका आज्ञा का मैंने पालन किया, आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया, ठीक है। परंतु हमें वैसा कोई भी जगह नहीं मिला वहाँ पर कि मुझे कोई ना देख रहा हो, है ना, कोई ना कोई मुझे देख ही रहा था, इसीलिए मैं धन आपके लिए नहीं लेके आया। बात है कि अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन था जो कि उसको देख रहा था, ठीक है। देखिए तो गुरुजी ने कहा कभी तो ऐसा समय आता होगा जहाँ कोई ना देख रहा हो। अब देखिए गुरुजी कहते हैं, अब देखिए गुरुजी क्या कहते हैं कि कभी तो ऐसा समय आता होगा, किसी भी तो टाइम आपको ऐसा मिलता होगा समय जो कि उस टाइम पे कोई नहीं देख रहा हो। तो देखिए आगे क्या होता है, गुरुजी का भी ऐसा ही आदेश था, है ना। गुरुजी भी ऐसा ही आदेश सभी बच्चों को दिए थे कि जब आप धन लेकर के आओगे तो धन निकालने के वक्त आपको कोई नहीं देखना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए आगे क्या हुआ। तब वह बालक बोला कि गुरुदेव ठीक है, पर ऐसा स्थान में कोई रहे ना रहे, मैं तो वहाँ रहता हूँ, है ना। जब आप धन निकाल रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आपके घर के कोई सदस्य अगर ना देखे तो जो निकाल रहा होता है, यानी अगर मैं धन की चोरी कर रहा हूँ तो मैं तो देख रहा हूँ ना, है ना। तो यही जवाब देता है बालक कि गुरुदेव ठीक है, आपका बात मानता हूँ, है ना, लेकिन आप ही ने तो कहा था कि कोई नहीं देखना चाहिए, पर ऐसा कोई स्थान तो हमें नहीं मिला, है ना, जिस पे कि कोई नहीं देख रहा हो।
कोई ना कोई तो देख ही रहा होता है, और कोई देखे या ना देखे, मैं तो देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो वही कहता है आगे कि कोई दूसरा देखे ना देखे, मैं स्वयं तो अपने कुकर्मों को देखता हूँ, ठीक है ना। तब देखिए इस पर आचार्य जी क्या किए, चलिए देखिए आगे लिखा हुआ है। आचार्य ने गले लगाते हुए कहा, तू मेरा सच्चा शिष्य है ना, तू मेरा सच्चा शिष्य है, क्योंकि तूने गुरु के कहने पर भी चोरी नहीं की, है ना। यह तेरे सच्चे चरित्र का सबूत है। तू ही मेरी कन्या का सच्चा और योग्य वर है ना। तभी गुरुजी क्या किए, है ना, कि वो लड़का से, है ना, अपने कन्या का विवाह करने के लिए फैसला ले लिए और कहे कि तू ही मेरे कन्या के लिए एक सच्चा और योग्य वर है, ठीक है ना। अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया। किससे? उस बालक से, जो कि धन चुराकर नहीं लाया था। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि विद्या ऊंचे चरित्र का निर्माण करती है ना। विद्या क्या करती है? ऊंचे चरित्र का निर्माण करती है और उन्नति के शिखर पर ले जाती है, ठीक है ना। विद्या ऊंचे चरित्र का निर्माण करती है और उन्नति के शिखर पर ले जाती है। तो प्यारे बच्चों, आपने गद्यांश को सही तरीके से समझा होगा, तो आपको नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने में जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मैं आशा भी करता हूँ कि आप एकाग्रता के साथ अच्छे तरीके से आप गद्यांश को समझे होंगे, है ना। तो इसी तरह से आपको आपके एग्जामों में भी गद्यांश आता है, तो बिल्कुल शांतिपूर्वक से पहले आपको क्या करना है, एक एक चीज़ों को गद्यांश में लिखे हुए बातों को समझना है, ठीक है ना। यदि आप सही तरीके से समझ लेते हैं तो आपको प्रश्न का उत्तर देने में जरा सा भी प्रॉब्लम और जरा सा भी कठिनाई एकदम नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए आपके सामने नीचे प्रश्न दिया गया है, मैं सभी प्रश्नों का उत्तर भी बताऊंगा, है ना, और आप भी बताने का प्रयास करें कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए आपके सामने पहला प्रश्न लिखा हुआ है। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है कि आचार्य ने अपने शिष्यों को बुलाकर क्या कहा, है ना। आप भी इसका आंसर समझ रहे होंगे कि आचार्य जो है अपने शिष्यों को बुलाकर क्या कहा था। तो देखिए इसका उत्तर होगा कि आचार्य ने, देखिए सबसे पहले तो आपको यह समझना है जिस शैली में, है ना, जिस स्टाइल में आपका प्रश्न है उसी स्टाइल में क्या करना है, आपको जवाब भी देना है, ठीक है ना। और काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि इसका आंसर क्या करता है, गद्यांश में टिक लगाकर, है ना, यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके एक टिक लगा लेते हैं और वहाँ से टोटल वहाँ से बात उठा करके और क्या करता है, उत्तर में लिख देता है। तो वैसे आप अगर लिखोगे तो उस तरह से नंबर नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, गद्यांश को अच्छे तरीके से समझ करके और अपनी भाषा में, अपनी अंदाज में जैसा प्रश्न कहता है उस स्टाइल में, उस शैली में क्या करना है, आपको उत्तर देना है ना। तो काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में प्रश्न को पढ़ करके और ये चीज़ें जहाँ पे मिलता है बस वहाँ से कुछ हिस्से को उठा करके और वो डायरेक्ट वहाँ पे लिख देता है, जो कि प्रश्न के अनुसार सटीक आंसर उसका नहीं बन पाता है। चीज़ें तो कुछ ना कुछ मिलता ही है परंतु सटीक जवाब नहीं हो पाता है। तो आपको क्या करना है, अपनी भाषा में उसको तोड़कर जवाब देना है, ठीक है। और मैं भी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते हो। तो आंसर ही देना बहुत बड़ा एक कला है, ठीक है, तब शायद आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो प्रश्न आपका था कि आचार्य ने अपने शिष्यों को बुलाकर क्या कहा। तो जिस शैली में आपका प्रश्न है उसी भाषा में आपको क्या करना है, उत्तर देना है। तो देखिए इसका उत्तर होगा कि आचार्य ने शिष्यों को बुलाकर, है ना, आचार्य ने शिष्यों को बुलाकर घरों से चुपके से धन लाकर देने की बात कहा, ठीक है। फिर से मैं एक बार उत्तर कहता हूँ कि आचार्य ने शिष्यों को बुलाकर घरों से चुपके से धन लाकर देने की बात कहा, ठीक है। आपको इसका उत्तर समझ में आ चुका होगा। चलिए अब आपके सामने दूसरा प्रश्न है कि कुछ ना ला सकने वाले शिष्य पर आचार्य ने क्यों प्रसन्न हुआ। आपको पता है कि एक उनमें से बालक था जो कि कुछ भी धन नहीं लाया, है ना। तो जो कुछ भी नहीं लाया था तो उस पर आचार्य क्यों प्रसन्न हुए, है ना। तो देखिए इसका उत्तर होगा कि क्योंकि वही बालक आचार्य का सच्चा शिष्य था, ठीक है ना, जिसने चोरी करना ठीक ना समझा, क्योंकि उन्होंने आचार्य का आज्ञा का पालन किया, ठीक है।
फिर से एक बार मैं उत्तर को कहता हूँ, ध्यानपूर्वक से समझे। देखिए प्रश्न आपका क्या है कि कुछ ना ला सकने वाले शिष्य पर क्यों प्रसन्न हुए। तो इसका उत्तर होगा क्योंकि वही बालक आचार्य का सच्चा शिष्य था जिसने चोरी करना ठीक न समझा, क्योंकि उन्होंने आचार्य का आज्ञा का पालन किया। ठीक है, चलिए अब देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है कि आचार्य को किस धन की खोज थी और वह उन्हें किस रूप में मिला। ठीक है, आचार्य को किस धन की खोज थी, वह उन्हें किस रूप में मिला। तो देखिए इसका उत्तर होगा कि आचार्य को अपनी कन्या के लिए चरित्रवान लड़का यानी कि वर का खोज था और वह उन्हें शिष्य के रूप में मिला। ठीक है, फिर से एक बार, आचार्य को अपनी कन्या के लिए चरित्रवान लड़का यानी कि वर का खोज था और वह उन्हें शिष्य के रूप में मिला। ठीक है, चलिए अब देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है कि गुरुकुल के आचार्य किस प्रकार के व्यक्ति थे, है ना। गुरुकुल के आचार्य किस प्रकार के व्यक्ति थे। तो इसका उत्तर होगा कि गुरुकुल के आचार्य बहुत विद्वान व चरित्रवान एवं ज्ञानी व्यक्ति थे। ठीक है ना, फिर से एक बार उत्तर मैं बोल देता हूँ कि गुरुकुल के आचार्य बहुत विद्वान व चरित्रवान एवं ज्ञानी व्यक्ति थे। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि लोग उन्नति के शिखर पर कैसे पहुंचते हैं, है ना। लोग उन्नति के शिखर पर कैसे पहुंचते हैं। तो देखिए इसका उत्तर होगा कि लोग उन्नति के शिखर पर विद्या से बने ऊंचे चरित्र की सत्यता से पहुंचते हैं। फिर से एक बार उत्तर मैं बोल देता हूं कि लोग उन्नति के शिखर पर विद्या से बने ऊंचे चरित्र की सत्यता से पहुंचते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखा आपने कि 5 प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको बताया और आप भी इसका उत्तर देने का प्रयास किए ही होंगे। ठीक है ना, तो बड़े ही आसान होता है इन सभी प्रश्नों का उत्तर देना। बस आपको सिर्फ ध्यानपूर्वक से गद्यांश को पढ़ना होता है और इसका उत्तर देना होता है। बड़े ही आसानी से आप यहाँ से 10 नंबर आप पा सकते हो। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक और गद्यांश इसी वीडियो में मैं बताता हूँ। ठीक है, उन्हें भी आप ध्यानपूर्वक से समझें। चलिए मैं आपको अब दूसरा गद्यांश पे लेके चलता हूँ। देखिए अब देखिए आपके सामने ये देखिए आपके सामने दूसरा गद्यांश है ना। तो ध्यानपूर्वक से समझिएगा। ठीक है, और इसके नीचे फिर आपको 5 प्रश्न मिलेंगे और उन 5 प्रश्नों का भी उत्तर हम लोग देंगे। ठीक है ना, चलिए तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि एक किसान था, ठीक है ना, जिनके 4 बेटे थे। एक किसान था जिनके 4 बेटे थे। चारों बेटों में आपसी मनमुटाव रहता था। ठीक है ना, आपस में चारों बेटों क्या करते थे, मनमुटाव रहता था, यानी कि लड़ते झगड़ते रहते थे चारों आपस में। ठीक है ना, चारों आपस में झगड़ते रहते थे। ठीक है, और यह देखकर किसान हमेशा चिंतित रहने लगा। ठीक है ना, आगे देखिए क्या होता है। उसने अपने चारों बेटों को समझाने की बहुत कोशिश की पर वे नहीं माने, है ना। उसने क्या किया, अपने चारों बेटों को समझाने की बहुत कोशिश की पर वे नहीं माने। कौन, उनके चारों बेटों ने नहीं माना। आगे देखिए क्या होता है। एक दिन वह किसान बीमार पड़ गया। एक दिन वह किसान बीमार पड़ गया और एक समय ऐसा आया कि जब वह मरणासन हुआ तो अपने चारों बेटों को बुलाया। ठीक है ना, जब वो मरने के हालत में आ चुका था, अब उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब मैं बहुत कम समय बच पाऊंगा, अब मैं, है ना, मेरी मौत नज़दीक आ चुकी है। तो उन्होंने क्या किया, अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और चारों को सामने बैठाकर लकड़ी का एक गट्ठर मंगवाया, है ना, अपने पास में बुला करके। और क्या किया, चारों बेटों से लकड़ी का एक गट्ठर मंगवाया। ठीक है, और लड़कों को तोड़ने को कहा, परंतु किसी ने, है ना, उस गट्ठर को नहीं तोड़ पाया, यानी कि किसी से वो गट्ठर नहीं टूटा। ठीक है ना, फिर क्या हुआ देखिए आगे। फिर लकड़ियाँ गट्ठर से
अलग की गई, है ना। यानी कि किसान बोला कि एक काम करो, ये गट्ठर से जितने भी लकड़ी है अलग अलग कर दो, है ना। अब देखिए क्या होता है, किसान ने अब बारी बारी से सभी बेटों को लकड़ियों को अलग अलग तोड़ने को कहा, है ना। यानी अब जो है सो किसान अपने बेटों को अलग अलग तोड़ने को कहा, ठीक है ना। चलिए लकड़ियों को, अब फिर देखिए आगे क्या होता है कि अब आसानी से एक एक लकड़ियाँ टूटती चली गई, है ना। अब बात ही क्या थी, अब तो गट्ठर से अलग हो चुकी थी लकड़ी, तो अब तो लकड़ी को तोड़ना आसान था। एक एक करके क्या किए, सभी बेटे लकड़ियाँ तोड़ना स्टार्ट कर दिया और लकड़ी भी टूटना स्टार्ट हो गया, है ना, टूटते चली गई। अब देखिए क्या हुआ, अब लड़कों की आंखें खुली, है ना। तब जाकर के क्या हुआ कि लड़कों की आंखें खुल गई, है ना। अब देखिए आगे आपके सामने कुछ और भी चीज़ें लिखी हुई है। अब लड़कों की आंखें खुली, है ना। अब वे समझ चुके थे कि एकता में बल है ना। अब लड़का का क्या हुआ, उनके जो 4 बेटे थे, बेटों का आंख क्या हुआ, खुल गया कि हमारे पिताजी क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अब वे समझ चुके थे कि एकता में क्या है, बल है। आपस में मिलजुल कर रहने से कोई उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है ना। तो जो पिताजी समझाना चाह रहे थे उनके, है ना, वो अब इन चारों लड़कों को समझ में आ गया, यानी चारों भाइयों को समझ में आ गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये जो हमारा गद्यांश था आपने अच्छे तरीके से समझा भी होगा, ठीक है। तो अब आ जाइए, आपके सामने नीचे 5 प्रश्न लिखे हुए हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आप भी प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, है ना। आपके सामने पहला प्रश्न जो है, तो देखिए मैं फिर से बताना चाहूँगा कि यहाँ पे विद्यार्थी इसका प्रश्न का उत्तर देने में क्या करते हैं कि जो गद्यांश में लिखा हुआ है, प्रश्न पढ़ करके गद्यांश से ही क्या करते हैं, वो शब्द को उठा करके और डायरेक्ट वहाँ पे क्या करते हैं, उत्तर में लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको वैसा नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, जिस भाषा में, है ना, जिस स्टाइल में आपका प्रश्न लिखा हुआ है उसी स्टाइल में क्या करना है, आपको उत्तर देना है, ठीक है ना, अपनी भाषा में तोड़कर, ठीक है। चलिए तो देखिए आपके सामने जो पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि किसान के कितने बेटे थे, तो आप भी उसी तरह से आप आंसर दोगे, ठीक है ना, कि किसान के 4 बेटे थे, है ना। आप भी जान रहे हैं, है ना, कि किसान के कितने बेटे थे, 4 बेटे। तो जैसा प्रश्न कहता है वैसा आपको उत्तर देना है कि किसान के 4 बेटे थे। चलिए अब देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है कि किसान चिंतित क्यों रहने लगा, तो आप भी उसी तरह से आप आंसर देंगे जैसा प्रश्न कहता है। तो आपका उत्तर होगा कि किसान अपने बेटों में आपसी मनमुटाव के कारण क्या था, चिंतित रहने लगा, ठीक है ना। फिर से एक बार मैं उत्तर बता दूं कि किसान, देखिए प्रश्न है कि किसान चिंतित क्यों रहने लगा, तो इसका उत्तर होगा कि किसान अपने बेटों में आपसी मनमुटाव के कारण चिंतित रहने लगा। चलिए अब देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है कि किसान ने अपने सामने चारों बेटों को बैठाकर क्या मंगवाया, तो देखिए इसका आंसर भी उसी तरह से होगा जैसा प्रश्न कहता है कि किसान ने अपने सामने चारों बेटों को बैठाकर, है ना, चारों बेटों को बैठाकर लकड़ी का एक गट्ठर मंगवाया, है ना। किसान ने अपने सामने चारों बेटों को बैठाकर लकड़ी का एक गट्ठर मंगवाया, ठीक है। चलिए अब देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है कि लकड़ी का गट्ठर मंगवाने के बाद किसान ने क्या किया, है ना। लकड़ी का गट्ठर मंगवाने के बाद किसान ने क्या किया, तो इसका आंसर होगा कि लकड़ी का गट्ठर मंगवाने के बाद किसान ने उसे बारी बारी से बेटों को तोड़ने को कहा, ठीक है ना। देखिए किसान ने क्या किया कि लकड़ी का गट्ठर मंगवाने के बाद क्या किया, किसान ने उसे बारी बारी से बेटों को तोड़ने को कहा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है कि अंत में बेटे क्या समझ गए, है ना। अंत में बेटे क्या समझ गए, तो इसका आंसर होगा कि अंत में बेटे समझ गए कि आपस में मिलजुल कर रहने से कोई उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, है ना। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि गद्यांश पढ़कर इसका आंसर देना कितना ही आसान होता है, ठीक है ना।
तो यदि वीडियो ये आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट कर बताएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि उन विद्यार्थियों तक भी इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है ना। तो आपके एग्ज़ामों में 20 नंबर ला पाना बहुत ही आसान होगा, है ना। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत मातरम।